कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के मॉडल पेपर और उसके सलूशन के बारे में। ठीक है, तो देखो यार, जैसा कि आप जानते ही हो कि जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो अब कहीं पे भी पढ़ाई करो, सिलेबस सेम रहने वाला है, क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के अंदर देख ही लिया होगा। थर्ड सेमेस्टर के अंदर भी वही है, सब यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी सेम है और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के आते हैं। बस एक सिचुएशन है कि अगर आपके यहाँ एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पे तो चांसेस नहीं है, क्योंकि हम थ्योरी पेपर की बात करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, फिलहाल हमारा फोकस थ्योरी पे है। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी थ्योरी पे एग्जाम लेती है, तो इसलिए हम यही पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो पेपर का टाइटल क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 4 यूनिट और मॉडर्न ऑप्टिक्स के भी 4 यूनिट पढ़ने होते हैं। टोटल 8 यूनिट है। ठीक है, अब क्योंकि आप जानते ही हो कि अगस्त ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, इसके बाद सितंबर अक्टूबर में मैक्सिमम हॉलीडेज चले जाते हैं, तो ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि नवंबर के आसपास में वो एग्ज़ाम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो भी टाइम है यही 15-20 दिन, मैक्स टू मैक्स बोले तो 15-20 दिन क्लास चलने वाले हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा चल गया तो वो आपके लिए बोनस है, क्योंकि मैक्सिमम हॉलीडेज़ भी अब हॉलीडेज स्टार्ट हो जाएंगे, फेस्टिवल वगैरह कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपको मॉडल पेपर वगैरह हम दे रहे हैं उसका पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं, तो आप चाहो तो इसको पीडीएफ फॉर्म में भी सेव कर सकते हो। इन क्वेश्चन को खुद से पहले ज़रूर अटैम्प्ट करना। ठीक है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आपको लिखने का जो हैबिट छूटा हुआ है कुछ टाइम से, वो थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको डिफाइन करना है, फिर गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफाइन करना है। देखो, हम बात करें अदर सब्जेक्ट की, फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जूलॉजी, बॉटनी, हमने ऑलमोस्ट सभी के मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, जितना भी पॉसिबल है हमने सभी का पीडीएफ अपलोड कर दिया है। फिलहाल देखो, कोई भी हमारा यूट्यूब के अलावा कोई दूसरा सोशल साइट नहीं है, जैसे इंस्टा, फेसबुक या टेलीग्राम वगैरह। तो जो भी हमारा काम है यहीं पे हो रहा है। जो आपका पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस कैलकुलेटिंग एज द इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मान लेते हैं ये एक स्क्वायर शेप का सरफेस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इससे पास हो रही हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इससे पास हो रही हैं, कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लेन के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो उनका ही मेजर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस, ऐसे इंटीग्रल ई डॉट डी एस से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे गॉस लॉ की, तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस भी कहा जाता है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मान लेते हैं कि स्पेयर है, कुछ भी है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो इससे कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ चार्ज अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? चार्ज इनसाइड सरफेस, सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज ऊपर हो गया, और फ्री स्पेस के अंदर है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अब एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मालूम है, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और चार्ज दिया ही होगा, गुलाम में रख के सॉल्व कर लोगे, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्टेट फैराडे लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो फैराडे लॉ एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम EMI भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट दैट changing magnetic flux through a coil of wire induces a electromotive force और voltage in a coil। ठीक है, फैराडे लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास किसी कॉयल के अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डजेंट मैटर, अगर चेंज हो रहा है तो होगा क्या? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या जिसको आप बोल दो पोटेंशियल, या जिसको बोल दो वोल्टेज, कॉयल के अंदर डेवलप होगा, इंड्यूस होगा अपने यहाँ। फैराडे लॉ क्या बोलता है? कोई भी कॉयल है, अगर उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या बोल दो करंट जनरेट होगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। ठीक है,
और जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड जो कितनी तेज़ी से उस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। एंड द नेगेटिव साइन ऑफ फॉर्मूला, अगर हम ईएमएफ की बात करें तो नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि जितना चेंज हो रहा है उसकी वजह से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो माइनस डी फाई अपन डी टी लिखते हैं, जहाँ पर डी फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स है, विथ टी क्या है, टाइम है। इंडिकेट दैट इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जो इंड्यूस ईएमएफ है जो कॉइल में फ्लक्स चेंज की वजह से जनरेट हो रहा है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। यही तो बोलता है लेंज लॉ कि जो चीज़ से बन रही है वही को क्या करे, अपोज करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। तो द पॉइंटिंग वेक्टर डिनोट एज इक्वल टू ई क्रॉस एच। ठीक है, देखो यार हम थोड़ा सा और बातें करें तो हम और भी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर जितने भी मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी उसी में मर्ज कर देंगे, क्योंकि अलग अलग प्लेलिस्ट बनाने से थोड़ा सा कई बार छूट जाता है। तो अगर सब एक ही में रहेगा तो आपको अलग अलग जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, टाइम टाइम पे उस पर नए नए वीडियोज आते रहेंगे। ठीक है, तो बात करें पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में, तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम ई क्रॉस एस से भी डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू ऊपर वेक्टर का साइन लगा देना। ठीक है, ई क्रॉस एच रिप्रेजेंट द डायरेक्शनल एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। In simple terms, it describes the rate at which electromagnetic energy is transmitted per unit area, and its direction indicates the flow of that energy. Essentially, it tells us how electromagnetic energy is moving through space. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या जरूरी कंडीशंस है। ठीक है, तो टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। जो लाइट का सोर्स है वो क्या होना चाहिए, कोहेरेंट में। देखो लाइट दो प्रकार के होते हैं, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट। तो कोहेरेंट क्या होते हैं, ऐसे लाइट सोर्स जिनका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ हम बोलते हैं सेम हो और उनका फेज डिफरेंस एक कांस्टेंट हो, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा बोल दो, क्योंकि इंटरफेरेंस कराना है तो हमारे पास मल्टीपल लाइट सोर्सेस तो चाहिए। जब मल्टीपल लाइट सोर्सेस क्या करें, एक दूसरे से क्या बोले, स्ट्राइक करें, तो ऐसे लाइट सोर्स स्ट्राइक करें जिनका फ्रीक्वेंसी या बोल दो वेवलेंथ सेम हो और उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। ठीक है, एडिशनली द सोर्स शुड बी क्लोज्ड इनफ टू इफेक्टिव ओवरलैप, और जो लाइट सोर्स है वो पास होने चाहिए जिससे वो इफेक्टिवली ओवरलैप करे एक दूसरे से। एंड दिस एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल फॉर अ क्लियर हाई कांस्टेंट पैटर्न। ठीक है, आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आपको इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखेगा। थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताते हैं। तो देखो यहाँ पे एक सोडियम लैंप लगा होता है, सोडियम लैंप में क्या मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलती है। ठीक है, स्टार्टिंग में हल्का ऑरेंज होती है, लेकिन थोड़ा सा उसको हीट रहने दोगे 2 मिनट ना तो वो येलो हो जाएगा, तो येलो लाइट निकलेगी। यहाँ पे माइकलसन इंटरफेरेंस का एक सेटअप लगा होता है, आगे पहले यहाँ पे एक लेंस लगा होता है और एक छोटा सा स्क्रीन लगा होता है। लाइट यहाँ से पास करती है और यहाँ पे 2 45 डिग्री के मिरर लगे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक मिरर लगा होता है और एक कहाँ पे, यहाँ पे लगा होता है। तो पहले क्या, लाइट यहाँ से स्ट्राइक करती है तो थोड़ा लाइट इधर चला जाती है, थोड़ा लाइट इधर चला जाता है। ठीक है, तो इधर जाने के बाद फिर रिटर्न आता है, ऊपर जाने के बाद भी रिटर्न आता है। तो एक पॉइंट पे क्या करते हैं, दोनों जब दोबारा स्ट्राइक करते हैं तो इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है। वही हम यहाँ पे टेलीस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं। ठीक है, हो गया। तो कहाँ पहुँचे थे हम, एडिशनली द सोर्स शुड बी, हाँ हो गया। फाइनली द सोर्स शुड बी इमिट लाइट कंटिन्यूसली टू इंश्योर द सस्टेन्ड फॉर्मेशन अबाउट इंटरफेरेंस पैटर्न। जो सोर्स है वो कंटिन्यू लाइट क्या बोलते हैं, रिलीज करना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वही है सोडियम लैंप यूज करते हैं। वो कांस्टेंट हमेशा ही क्या सेम रेट पे लाइट निकालता रहता है। ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट तभी होता है जब उसमें से येलो लाइट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे डिटेल में। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं
उनको खुद से ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा।